Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Vivaswan Educational Foundation। तो आज की क्लास में हम लोग बैंकिंग सीरीज का प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट पार्ट करने वाले हैं जो कि होगा हमारा पार्ट 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर इज अ सेंटेंस इन विच वन पार्ट इज गिवन इन द बोल्ड। एक सेंटेंस में कुछ पार्ट आपको दिख रहा होगा जो कि बोल्ड फॉर्म में है। The part given in the bold may or may not be grammatically correct। हो सकता है ये सही हो या फिर हो सकता है वो गलत हो। Choose the best alternative। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, you have to choose इन चारों ऑप्शंस में से किसको रिप्लेस किया जा सकता है। If the part given in bold is already correct, अगर आपको लगेगा ये वाला पार्ट ऑलरेडी करेक्ट है तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो ऑप्शन है आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तब आप चले जाओगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। राखी हैड बॉट अ डजन ऑफ पीसेस ऑफ हर फेवरेट फ्रूट बनाना। सो राखी हैड बॉट डजन ऑफ पीसेस। अब बोल्ड फॉर्म में क्या लिखा है? अ डजन ऑफ पीसेस। अ डजन ऑफ पीसेस। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे अ डजन, अ हंड्रेड्स, 200s, 300s, 400s, 2 डजन्स, 2 डजन, तो ऐसे टाइप में क्या होता है, कभी भी अ डजन लिखा है, 2 डजन, तो उसके साथ आप ऑफ नहीं लगाते हैं, राइट? ऑफ नहीं लगाया जाता। तो क्वेश्चन अराइज होता है ऑफ कब लगाया जाता है? आप ऑफ तब लगाओगे जब जैसे होगा डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, डजन्स के साथ क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ढूंढते हैं जिसमें लिखा होगा, जिसमें वो ऑफ चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया, और डजन के साथ ऑफ तो नहीं आएगा। क्या आना चाहिए फिर? डजन्स ऑफ। ये सही लग रहा है, राइट? ये सही है। डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, राइट? ऐसे बोलते हैं। तो डजन्स ऑफ यहाँ पे सही लग रहा है। आगे देखते हैं, और डजन्स ऑफ। अब यहाँ पे अ भी है, डजन्स भी है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अ डजन ऑफ, अगेन सेम थिंग। यहाँ पे अ डजन के साथ ऑफ नहीं लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शी माइट विन द रेस एज शी इज कंपैरेटिवली फास्टर देन हर कॉम्पिटिटर्स। वो जीत सकती है, वो रेस को जीत सकती है एज शी इज कंपैरेटिवली। नाउ व्हेन डू वी यूज कंपैरेटिवली? कब हम यूज करते हैं कंपैरेटिवली? जब हम कोई चीज का कंपैरिजन करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं, राइट? कोई किसी को कंपेयर किया जाता है किसी के साथ, तो हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिवली बोला जाता है। जब कंपैरिजन में कंपैरेटिवली है तो फास्टर क्या है? अगर आप जाओगे एडजेक्टिव में तो 3 डिग्रीज होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, राइट? 3 डिग्रीज होते हैं। तो अगर आप देखोगे फास्टर कौन सी डिग्री में आएगा? कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? फास्टेस्ट हो जाएगा, है ना? जब हम कंपेयर करते हैं देन वी यूज फास्टर। जब हम कंपेयर करते हैं देन वी कैन आल्सो यूज कंपैरेटिवली। तो आपको नहीं लग रहा ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा? 2 कंपैरिजन वाले 2 शब्द एक साथ लिखे हुए हैं, कंपैरेटिवली और फास्टर, ये दोनों साथ में आप नहीं लिख सकते। जब भी आपको वर्ड दिखता है कंपैरेटिवली तो उसके साथ क्या आता है? उसके साथ आपको लगाना होगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसके साथ आपको क्या लगाना है? पॉजिटिव डिग्री लगाना है। कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? फास्टर का पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा फास्ट। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली के बाद आना चाहिए फास्ट, ना कि फास्टर। तो देखते हैं कहां लिखा हुआ है। सी इज कंपैरेटिवली फास्टर देन, एज सी हैड बिन मुझे नहीं चाहिए, राइट? इज फास्टेस्ट भी नहीं चाहिए। शी इज कंपैरेटिवली फास्ट, यस। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? as she is comparatively fast than। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कंपैरेटिवली के बाद हमेशा याद रखना सुपरफ्लूअस नहीं करना है। कंपैरेटिवली के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? जो डिग्री आएगा आने वाला हमेशा पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3, द सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजियम क्लब हैज बीन प्लान्ड। द सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजियम हैज बीन, आपको याद होगा मैंने आपको बताया हैज, हैव और हैड के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब आपका परफेक्ट टेंस चाहिए होता है, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, परफेक्ट टेंस ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें चाहिए होगा, तो हैज प्लस V3। क्वेश्चन नंबर 4, with overseas crude trending downwards, domestic fuel prices only expect to go down further। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, with overseas crude trending downwards, domestic fuel prices only expect to। चलो इसको क्या रिप्लेस किया जा सकता है, fuel prices are only expected to। yes, अगर हम R लगाते हैं उसके साथ हमने क्या लगा दिया, only expected to, सही साउंड कर रहा है। fuel prices would only, हो सकता है, फ्यूचर की बात कर रहे थे। फ्यूल प्राइसेस माइट ओनली, हो सकता है, मतलब माइट ओनली, वुड ओनली का मतलब क्या, हो सकता है। तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जहां पे तीनों सही लिखे गए हैं, ऑल आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ बिल्ट न्यू स्कूल। अब देखो, कॉस्ट ऑफ बिल्ट न्यू स्कूल, आप क्या ऐसे कर सकते हो, एडजेक्टिव फिर एडवर्ब, ये सीक्वेंस फिर आपका बन जाएगा गड़बड़, उल्टा हो जाएगा। क्यों, आपको पता होगा एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करता। तो यहां देखो, द कॉस्ट ऑफ बिल्ट न्यू नहीं होना चाहिए, इसको उल्टा कर दो, द कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्ट स्कूल, बट वो भी सही नहीं लग रहा, न्यू बिल्ट स्कूल, लेकिन सीक्वेंस वही जाना चाहिए, न्यू के बाद आना चाहिए आपका बिल्ट, उसके बाद आना चाहिए आपका स्कूल, उसके बाद आना चाहिए आपका स्कूल। बट यहाँ पे न्यू बिल्ड स्कूल तो सही नहीं लग रहा, तो क्या करोगे, यहाँ पे न्यूली लगाओ, न्यूली बिल्ड स्कूल होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वी नीड एडवर्ब, हमें एडवर्ब चाहिए, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द न्यूली बिल्ड स्कूल। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऐसे देखोगे आप, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला जो चीज होता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब चीजों को जो मॉडिफाई करता है, जैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड आउट द वर्ड दैट इज इनअप्रोप्रिएट और रॉन्गली स्पेल्ड। ये क्वेश्चंस यू विल गेट टू सी लाइक सेवरल टाइम्स, या ये तो आएगा ही आएगा आपके बैंक के एग्जामिनेशन में। सो हियर, यहाँ पे आपके पास क्या है, चार कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो हाईलाइट करके दिए गए हैं। चार में से एक का स्पेलिंग गलत होगा, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। स्पेलिंग गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आसान हो जाता है आंसर पता लगाना, बट कभी कभी क्या करते हैं, वो जो लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, कुछ और ही आना चाहिए था, तो वो भी आपके क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, देख सकते हो आप। फाइंड आउट द वर्ड दैट इज इनअप्रोप्रिएट और रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, जो उस जगह में वो वर्ड सुटेबल नहीं है, तो उसको हटाना होता है। तो चलो देखते हैं। Here the conversation, conversation तो सही लग रहा है, राइट, स्पेलिंग भी सही है। और here the conversation seemed interesting, बातें जो हो रही थी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही थी। And he stood waiting, वो stood भी सही लग रहा है, he stood waiting, इंतजार कर रहा था for an opportunity, ताकि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले to express his own views, ताकि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने व्यूज को भी बोल सके। As young people are fond of doing, found of doing, what do you mean the found? Found का मतलब तो ढूंढना होता है कोई चीज, यहाँ पे ढूंढने से क्या मतलब हुआ, young people are found नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए fond of doing, right? Young people are fond of doing will be your correct answer. Fond of doing होना चाहिए। Fond of doing मतलब क्या होता है कि used to है, अच्छा लगता है, fond of doing। देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक था, फाउंड नहीं होना चाहिए, फॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, हैवी ब्रश हैड टोटली ऑब्स्क्योर्ड। ऑब्स्क्योर्ड का मतलब होता है हिडन द एंट्रेंस अंटिल समवन हैड क्वाइट रिसेंटली कट
and pulled away from the branches exposing the opening. अगर आप यहां देखोगे यहाँ पे quite दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है आपका quite and another word is quite. ये quite का मतलब है शांत रहना, be quiet मतलब क्या हुआ, शांत रहो. तो यहाँ पे क्या शांत होने की बात कर रहे हैं, the entrance until someone had quite, शांत रहो, recently cut and planned pulled away, नहीं ना, यहाँ पे कोई शांत होने की बात नहीं करते. तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए quite, Quite. क्वाइट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं थोड़ा बहुत. यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी. Then question number 8. To enable parents to carry out these instructions, they were asked to peek while covering their eyes. जब उनको बोला गया तो उनको बोला गया कि तुम लोग अपनी आंखों को पीक करना. पीक, अब देखो ये वाला पीक क्या होता है, ये पीक का मतलब होता है एपेक्स, राइट. पीक पॉइंट, माउंटेन का जो पीक पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, पीक, एपेक्स, जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं. तो हाईएस्ट पॉइंट का आंखों से क्या रिलेशन, कुछ रिलेशन नहीं है. तो स्पेलिंग फिर क्या होना चाहिए, स्पेलिंग होना चाहिए पीक. पीक का मतलब होता है स्टेयर करना, स्टेयर देखना, ठीक है. तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, आपका गलत स्पेलिंग था. क्वेश्चन नंबर 9. टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ implications, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है द implications ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ warfare that may affect us. Now यहां देखो effect, there are two words effect and affect. अब इनका मीनिंग क्या होता है, अब यहां पे सेंटेंस के हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए, ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ warfare that may influence us, राइट. इन्फ्लुएंस की जरूरत है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस करने को क्या बोल सकते हैं हम लोग, अफेक्ट बोलते हैं. इफेक्ट का मतलब होता है आपने कुछ किया है, उस चीज का अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो उस रिजल्ट को हम इफेक्ट बोलेंगे. यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं पड़ने वाला था अस में, यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात की गई है, तो यहाँ पे होना चाहिए अफेक्ट, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. रीअरेंज द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन जो है, इसमें आपको पैराजंबल का क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया है पैराजंबल के कुछ रूल्स कि कैसे किया जाता है, पैराजंबल को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो आपको देखना होगा. सबसे पहले मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है दीज डिपार्टमेंट्स. सबसे पहले ना क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं. Among the given sentence, which sentence fails to become a part of the paragraph as a whole after the rearrangement? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है. यहाँ पे आपके पास 6 सेंटेंसेस है, 6 सेंटेंस में से एक ऐसा सेंटेंस होगा जो यहाँ पे इररिलेवेंट है, तो उसको आपको ऐड भी नहीं करना है, उसको हटा देना है. Among the given sentence, which sentence fails to become a part of a paragraph as a whole after the rearrangement? पूरा रीअरेंजमेंट करने के बाद एक है जो अननेसेसरी दिया गया है. चलो देखते हैं फिर. These डिपार्टमेंट्स, कौन सा डिपार्टमेंट्स, क्या हमें पता है these डिपार्टमेंट प्रोनाउन होता है, कभी भी आपको प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना होता है, नाउन देखना होगा. तो these डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैव लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही कम है फॉर सुपरवाइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. ताकि इतना उनका ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वहां पे काम करने वाले बहुत कम है, इतने सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत ही जो इंसान है वहां पे काम करते हैं वो बहुत कम है. स्प्रेड ओवर द होल कंट्री और स्टेट. मोस्ट सच प्रोजेक्ट्स, कौन सा प्रोजेक्ट, डू वी नो कि कौन सा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो मोस्ट सच प्रोजेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स. तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू अंडर द सुपरविजन ऑफ सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और यहाँ लिखा है दीज डिपार्टमेंट्स, राइट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और यहाँ लिखा है दीज डिपार्टमेंट्स. कौन सा डिपार्टमेंट, क्या हमें अब आंसर मिल गया कौन सा डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दीज डिपार्टमेंट्स, यानी क्या हो जाएगा
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे होना चाहिए पहले नहीं, हम एक पेयर तो बन गया हमारा, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, राइट। बी के बाद आना चाहिए ए। कौन सा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब देखते हैं, बजट शुड बी प्रेजेंटेड कीपिंग इन माइंड, जो बजट है वो अपने ध्यान में रख के बनाना चाहिए द एंटायर नेशन एंड नॉट इलेक्शंस, इलेक्शन को ना हटा के। द कोलैप्सेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर्स, द कोलैप्सेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कोलैप्स हो रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर्स और न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस आर एग्जांपल्स ऑफ सच डेफिशिएंसी इन सुपरविजन। ये कुछ एग्जांपल्स है ऑफ डेफिशिएंसी, जो भी कमी हो रही है उस चीज के एग्जांपल दिए गए हैं। वन कैन सी लॉन्ग स्ट्रेचेस, one can see long stretches of metro tracks under construction in several parts of Calcutta and no one knows when these will be completed. अब यहाँ पे क्या दिया गया, मेट्रो ट्रैक अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया गया, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया। अगर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें बात किया गया था कि एक जो सेंटेंस होगा वो इररिलेवेंट होगा, राइट, इररिलेवेंट होगा। तो हमने जब सारे सेंटेंसेस देखे सब में कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला गया है, बट सेंटेंस सी में तो नहीं बोला गया है। यहाँ पे तो बजट के बारे में बात किया गया है। बजट को ध्यान में रखते हुए क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा, इलेक्शन के बारे में कुछ पढ़ा हमने, इलेक्शन के बारे में तो नहीं पढ़ा, बजट के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये सेंटेंस हमारा इररिलेवेंट हो गया, हटा दो इसको, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। एंड एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, एंड एडवर्स कंसिक्वेंस, हार्मफुल कंसिक्वेंस ऑफ स्टार्टिंग टू मेनी प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, एक टाइम पे इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं, एंड डिलेड प्रोजेक्ट्स इज दैट क्वालिटी कंट्रोल सफर्स। तो क्या हम बोल सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि एडवर्स, अभी जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ आएगा स्टार्टिंग स्टेटमेंट। उसके बाद देखते हैं क्या आ सकता है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ बात किया है टू मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, और कहाँ पे बात किया था प्रोजेक्ट्स के बारे में, यहाँ पे बात किया गया था बी में, सच प्रोजेक्ट्स, यानी एफ के बाद बी आएगा और बी के बाद ए तो आ ही रहा था, ये तो आपका सेंटेंस फॉर्म हो ही रहा था, राइट, ये तो सेंटेंस आपका फॉर्म हो ही रहा था। अब देखते हैं, अब डी के बाद ई आएगा या ई के बाद डी आएगा। द कोलैप्सेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कोलैप्स हो रहा है यही डेफिशिएंसी है। वन कैन सी लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ मेट्रो, एक अगर मेट्रो देखा जाए अंडर कंस्ट्रक्शन सेवरल पार्ट्स ऑफ कैलकाटा, नो वन नोज व्हेन दीज विल बी कंप्लीटेड। अब किसी को पता नहीं है कब कंप्लीट होगा, क्या हम बोल सकते हैं पहले डी आएगा उसके बाद ही ई आएगा, राइट। यानी आंसर होना चाहिए आपका ये वाला एफ बी ए डी ई। तो कितनी आसानी से हमने आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, हम सब पेयर का जो हाइलाइटेड वर्ड्स होंगे ना उसको देखा करो, हाइलाइटेड जो वर्ड्स है उसको देखो, फिर उसके बाद मर्ज करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा इररिलेवेंट था, ऑप्शन नंबर ई आपका इररिलेवेंट था, सी की जरूरत नहीं थी हमें। व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, सेकंड सेंटेंस क्या था, एफ बी ए डी ई, एफ के बाद क्या आना चाहिए, बी था, है ना, सेकंड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, थर्ड सेंटेंस कौन सा है रीअरेंजमेंट के बाद, थर्ड सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था, एफ बी ए, ऑप्शन नंबर सी, ए आपका थर्ड सेंटेंस था। व्हाट इज द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एफ बी ए, यही था ना आपका आंसर, एफ बी ए डी और ई। तो व्हाट इज द फोर्थ सेंटेंस, 1 2 3 4 यानी डी, ऑप्शन नंबर ई। लास्ट वन इज व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस, यहाँ थर्ड नहीं यहाँ पे फिफ्थ होना चाहिए क्योंकि थर्ड तो मेंशन पहले कर दिया गया। तो व्हाट इज द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, लास्ट सेंटेंस क्या होगा, 1 2 3 4 फिफ्थ, यानी ई विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये था हमारा, तो ये हमारा था लास्ट क्लास ऑफ बैंकिंग सीरीज। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने करे, तो आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह और भी हम सीरीज लेके आएंगे, तो बस स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.